बहुत बड़ा बदलाव आया है, ना सिर्फ मेरी खुद की ज़िंदगी में बल्कि मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी में। और मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ मेरे पूरे मोहल्ले के लोग इतने ज़्यादा खुशी हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के जस्ट पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आईएएस बन पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शंकाएँ थी, पता नहीं वैसा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। उस माइंडसेट से फिर रैंक 3 पे अपना नाम देखना, वहाँ तक ये विद इन सेकेंड्स, मैं यही कहूँगी कि सेकेंड के अंतर्गत मेरी पूरी भावनाएं चेंज हो गई, मेरा पूरा परिवार खुशी से पागल हो गया। बस उसके बाद मैं बस ये कहूँगी कि जब ये रिज़ल्ट आया उसके बाद ना सिर्फ मेरे पूरे परिवार में कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ये इशू कि रोड हमारे यहाँ जब से हम यहाँ रह रहे तब से नहीं है, हम इसी पर पैदल चल के जाते थे और कीचड़ उछलता था हमारे ऊपर, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम झेलते थे। और रिज़ल्ट आने के बाद ये इतना बड़ा इश्यू बन गया कि इसको अब सही कराना है। तो इससे फील होता है कि मेरे रिज़ल्ट से मेरे माँ बाप एम्पावर हो गए हैं, मेरा पूरा जो नेबरहुड है यहाँ पे लोकेलिटी में वो लोग एम्पावर हो गए हैं। तो ये एक मुझे बस यही कहूँगी कि ये ऐसी फीलिंग होती है कि मैं बस भगवान को शुक्रिया कहूँगी कि उनने ऐसा कुछ बना दिया है। मैंने आईएएस में टॉप किया, मुझे बहुत ही गर्व है, बहुत ही खुशी है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और मेरे बच्चों ने, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, ये मेरी तीसरी नंबर की संतान है और बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है। शिक्षा मेरी बिटिया प्रतिभा का लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर से शुरू हुई। कक्षा 5 पास करने के बाद उसका प्रवेश मैंने रामराजी बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में कराया। वहाँ उसने 10 तक पढ़ाई की और कक्षा 10 में यूपी टॉप किया। यूपी में उसकी तो तीसरी पोजीशन रही। इसके पश्चात मैंने उसका एडमिशन केएनआईसी सुल्तानपुर में कराया, जहाँ से उसने इंटर किया और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटर पास करने के पश्चात ही उसका उसी वर्ष में ही आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और फिर इसके बाद वह आईआईटी दिल्ली से बीटेक पास किया। बीटेक पास करने के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ और उसने 1 साल वोडाफोन में मैनेजर पद पर सेवा किया। लेकिन मैं उसको यह प्रेरणा दिया कि मैं जो तुमसे कहता आया हूँ कि तुमको प्राइवेट सेक्टर में सर्विस नहीं करनी है, तुमको आईएएस बनना है। इस मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए उसने फिर आकर के सिविल परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया और वह दिल्ली गई। दिल्ली में 1 वर्ष तक श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया, उसमें अध्ययन किया। इसके बाद फिर वह पहली बार में ही मेन परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मेन परीक्षा के बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन 2 सर्विस में हुआ। एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ और फिर इसमें सिविल सेवा में वह आईआरएस पद पर सिलेक्शन लिया। दोनों सेवाओं को ज्वाइन करते हुए उसने फिर मुझसे कहा, पापा मुझको 1 साल का फिर से अवसर दीजिए और मेरी तमन्ना जो है आईएएस बनने की, मैं अच्छा रैंक ला करके आईएएस बनना चाहती हूँ। इस परीक्षा के लिए मैं डेली 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। मेरा ये शेड्यूल रहता था कि आज इतनी चीज़ें करनी है और मुझे मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाती थी। और उसके बाद फिर मैं ये फोकस करती थी कि मुझे अच्छी नींद चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे अपना हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके। तो मैं कोशिश ये करती थी कि दोनों मैनेज कर सकूँ। और बेसिक जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मेरे लिए 10 घंटे मैक्सिमम होता था। ये तो फैमिली में होता रहता है 5-6 लोग हैं, बातें करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो जैसे जैसे मेरा इंटरव्यू पास आ रहा था, ये सब चलता था, तो फिर मैंने एक पेपर पर नोटिस लगा दिया कि सब लोग शांति रखें, कि यहाँ पर ऊँची आवाज़ में बात ना करें। और मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली ने वो चीज़ फॉलो की ताकि मैं पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडीज़ पे लगा सकूँ। वरना घर की लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे झगड़ों में ध्यान जाता है तो वो यही होता है कि आपकी पढ़ाई का टाइम चला जाता है, जो कि ठीक नहीं था उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू बहुत पास था।
मेरा डेली का शेड्यूल मैक्सिमम 10 आवर्स पढ़ाई का होता था। उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाती थी। बेसिकली आफ्टर 10 आवर्स मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती थी। तो मैं हमेशा से पूरे जो भी मैंने 3-4 साल प्रिपेयर किया है उसमें मेरा मैक्सिमम टाइम 10 आवर्स ही होता था। इसको मैं इस हिसाब से डिवाइड करती थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो फिर मुझे ये पता था कि मुझे इसमें से 3 घंटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रखने हैं। तो मैं मार्केट में टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते थे, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए मैं 3 आवर्स एवरी डे अलॉट करती थी। मेरा 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में जाता था उस टाइम पे। फिर 3 से 4 घंटे मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा कर लेती थी कि मुझे उसकी पढ़ाई करनी है। उसके अलावा फिर बाकी 1-2 घंटे या तो मैं राज्यसभा टीवी पे डिबेट्स होते हैं मैं उसको देखती थी, या फिर मैंने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करती थी। तो इस हिसाब से मेरा डेली शेड्यूल फिक्स होता था। मेंस में यही चीज मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी कि जो पहले मैं 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए रखती थी, उसे मैं या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी या एस्से राइटिंग के लिए यूज करती थी। और मेंस के टाइम पे ज्यादा टाइम ऑप्शनल में जाता था, ये सभी को पता है, तो ऑप्शनल पे काफी फोकस रहता था। पर हर दिन में थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज जो मेंस के लिए बहुत ही जरूरी पोर्शन है उस पर थोड़ा थोड़ा अलॉट करती थी। तो इस हिसाब से मेरा सारा सिलेबस हमेशा पैरेलल में कंप्लीट होता रहता था। पर मेरा ये फोकस रहता था कि डेली मुझे न्यूज़पेपर तो करना ही है, डेली थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और डेली जो अपना सिलेबस मुझे पढ़ना है उसके लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। तो ये मेरा डेली शेड्यूल हो जाता था। इस पूरी जर्नी में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ये था कि पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम सुल्तानपुर टू कमिंग टू आईआईटी दिल्ली, मुझे ये पता था कि मुझे अपनी लाइफ यहाँ से इम्प्रूव करनी है। तो आई वॉज वर्किंग फॉर इम्प्रूविंग माई ओन लाइफ ऑफ रियलाइजिंग माई ओन सेल्फ वर्थ। तो ये एक जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन की भी थी। ये जर्नी ये भी थी कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ मेरे लिए प्रूव करनी है कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन अचीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरी ये चीज़ थी कि मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लग रहे थे कि वॉट एवर आई वॉज डूइंग टू पीपल आई वॉज मीटिंग, दे आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और ये सब लोग जो मेरे आईआईटी में फ्रेंड्स थे या जो मेरे आईआरएस में कलीग्स हैं या फिर कंपनी में, ये लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे। तो इनके साथ वो जो मेरी स्पिरिट थी कि मुझे इनके साथ कॉम्पीट करना है और आगे बढ़ना है, वो हमेशा स्ट्रांग होती गई है। कभी मेरी लाइफ में मुझे लगता है ये नहीं आया था कि कभी ये सब देख के मेरा मोटिवेशन कभी वीकेंड हुआ हो कि ये इतना आगे है तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी। एक्चुअली मेरी जर्नी बस यही थी कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, सेल्फ ग्रोथ मेंटेन रखनी है। तो डेली बेसिस पे तो यही मोटिवेशन था। सेकेंडली, ये जो आईएएस बनने का गोल था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग से था ही। धीरे धीरे लाइफ की हर एक डायरेक्शन उस तरफ मुड़ती गई और फाइनली मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आईएएस बनने का गोल तो मेरे अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट था, मेरे फैमिली के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, और आई थिंक सोसाइटी के लिए भी जो मुझे काम करना है, जो उस तरफ कंट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को, अपने स्टेट को मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं इंडिया की तरफ क्या सर्व कर सकती हूँ। मुझे कभी मुझे बस ऑफिस में बैठ के पैसे कमाने के लिए काम करने का मोटिवेशन कभी आया ही नहीं था जब मैं काम भी कर रही थी। तो मेरा मोटिवेशन हमेशा से इस तरफ था। मैं उस चीज़ को लेके बहुत क्लियर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि मुझे इधर ही जाना है। तो जब इस तरीके का आपका गोल सेट होता है, क्लैरिटी होती है, देन डेली बेसिस पे आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपके एक्शंस भी उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपका मोटिवेशन होता है। द थिंग्स दैट आई यूज टू टेल माई सेल्फ, जब भी, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स नहीं आए कि मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हुआ, पर एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक जॉर्डन पीटरसन की एक बुक है, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि कंपेयर योर सेल्फ टू वॉट यू वर येस्टरडे, नॉट वॉट समवन इज टुडे। एग्जैक्टली। तो ये जब भी मेरी लाइफ में ये चीज़ें आती थी, मैं इस चीज़ को रिमाइंड करती थी कि आई स्टार्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, आई कैन नॉट कंपेयर myself to someone who has studied in a very good school or very good college in Delhi, had a English background or had a different kind of childhood. मैं वो कर ही नहीं सकते because I cannot wish to have my background away and have someone else's life.
तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में था, उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। मेरे 98 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में और कट ऑफ 105-106 नंबर थे, तो आई सॉ कि 7-8 नंबर से मेरा रह गया है। तो जब मैंने एनालाइज़ किया कि मैंने क्या गलत किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मेरे पास कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई डिड नॉट स्टार्टेड विद अ वेल फॉर्म स्ट्रैटेजी, आई डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, आई डिड नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर सिटिंग फॉर 2 आवर्स। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैंने अपने कई सारे फ्रेंड से बात करी, कई सारे टॉपर्स का देखा, दे सेट कि 75-78 इज़ द ऑप्टिमम नंबर, यू शुड डू दिस। मैंने भी वही किया, ब्लाइंडली फॉलो किया 75 करके। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने सोचे भी थे कि प्रॉबेबली सही है या आई मेड रिस्की गेसेस, मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए कि 75 हो गया है, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी। तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने सबसे पहले इसी पे काम किया कि प्रीलिम्स में मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिसिंग अ नंबर ऑफ पेपर्स। आई थिंक मैंने 35-36 क्वेश्चंस पेपर ट्राई किए थे, एंड आई स्टार्टेड विद अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। 100 के 100 क्वेश्चंस करती थी, देन आई फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑप्टिमम नंबर फॉर मी। सो फाइनली जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आई स्टक विद 94 क्वेश्चंस। इवन इन थर्ड अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स का फिक्स हो गया था, मैंने 94 क्वेश्चंस ही उस बार भी किए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट 124 मार्क्स इन प्रीलिम्स, सो दैट रियली हेल्प्ड मी। और फिर प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करी थी कि अपने मटेरियल्स बहुत ही लिमिटेड कर दिए। अच्छा। वो मटेरियल्स पढ़ो जो आपको सेलेक्ट करा देते हैं। तो मैंने बस वही अपने हर सब्जेक्ट के लिए 1 स्टैंडर्ड बुक्स एंड करंट अफेयर्स, दैट्स इट। आई स्टक टू दैट, आई रिवाइज्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एटलीस्ट 3 to 4 राउंड्स ऑफ रिविजन आई डिड फॉर दैट। आई प्रैक्टिस्ड फॉर सिटिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने ये देखा कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं मेरे लिए, वो चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एग्ज़ाम, हर प्रोसेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में आपको ये सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है, वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आई सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू 80 क्वेश्चंस एंड गेट 120 प्लस, तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, वी कैन नॉट फॉलो दैट, वो हमें खुद से प्रैक्टिस करके निकालनी पड़ती है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल द मेंस पेपर बिफोर प्रीलिम्स। तो जब मेरा प्रीलिम्स खत्म हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में 2018 में, आई एम लुकिंग एट द सिलेबस, 4 GS पेपर्स एंड ऑप्शनल के 2 पेपर, ऐसे के पेपर। आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर मेंस नाउ। तो अब ये मेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जो मैंने प्रीलिम्स में पहले फेस करी थी। तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो सब में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, सो दैट आई हैव इनफ कंटेंट टू राइट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फिर वो चीज़ GS और एसए में काफ़ी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुई जब मेरे मार्क्स आए थे। अच्छा। मुझे बहुत ही एवरेज मार्क्स मिले थे उसमें, काफ़ी कम। एसए में आई गॉट 109 मार्क्स विच वॉज शोइंग कि प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास। सिमिलरली GS में ही ऐसे नंबर मिले थे। द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी वॉज माई ऑप्शनल, जिसके लिए मैंने काफ़ी काम किया था। तो मेरी ये शॉर्ट कमिंग की मैंने मेंस के लिए पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी और पहले से उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे, ये सब कुछ रिजल्ट में रिफ्लेक्टेड था। आई गॉट 489th रैंक। देन जब मैं मेंस देकर बाहर निकली तो ये चीज़ मुझे पता थी कि अभी इस पर काम करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज आई न्यू मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा, इसमें IAS नहीं हो सकता। फिर मेरे थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, तो आई डिड नॉट बॉदर about changing anything with respect to prelims. The only thing I improved upon was making short notes for all the GS topics, practicing more for the essay, and for optional I kept everything same. मेरा बस यही गोल था कि ऑप्शनल में अगर जितना मैंने किया है उससे मैं 10-15 नंबर ज़्यादा ले आऊँगी तो चलेगा, मुझे GS और essay में बहुत इम्प्रूव करना है। तो उस पार्ट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी। तो हर प्रोसेस, हर स्टेज के साथ मैंने बस यही कि जो चीज़ें मुझे कम लगी थी उसी पर मैंने काम किया और फिर फाइनली यहाँ तक। There are 7-8 ब्रॉड सब्जेक्ट्स इन है, तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरा ये फिक्स था कि चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कोई भी प्रोसेस हो, मेरी एक स्टैंडर्ड बुक होगी जिससे बेसिक कवर होगा और देन करंट अफेयर्स। सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम, फॉर एनवायरनमेंट आई डिड फ्रॉम शंकर IAS बुक, economy I completed from macroeconomics NCERT and Shri Ram notes.
then science and technology, mostly from vision current affairs material, and for some background, for example biotechnology, they ask a lot of questions, so we have to cover basics on that. We have to understand what is there in biotech. So I did it from some portion from NCERT book and some from Shankar IS. There is one good notes on biotechnology, I completed from there. For culture, I did Nitin Singhania. For geography, NCERT books 11, 12th, that's it. That has been my only go-to source for geography. Then for this is mostly for the prelims part. Then for mains, we have to add upon world history, which I completed from Vision IS notes. Then for ethics, I refer to one book. It is from a writer called Balaji. That was the only book I referred to in ethics. Apart from that, everything else, be it international relations, security, mains environment topics, all these topics I completed from Vision current affairs materials, some from monthly magazines, some from Mains 365. So these were very helpful sources as far as making my notes was concerned. And then also I refer to a lot of value added materials which Vision IS provides. For example, there are certain topic wise handouts are there for GS2 and GS3. So I refer to those materials as well for preparing my notes. So these were my only go-to sources. सो न्यूज़पेपर तो मैंने कंटिन्यूसली रेफ़र किया था अपनी पूरे 3 साल की प्रिपरेशन में. इसमें मेरा मेन फोकस ये होता था कि फ्रंट पेज की न्यूज़, एडिटोरियल, थोड़ा सा इकोनॉमी का कुछ सेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी, वो चीज़ें देख लेती थी मैं. फिर थोड़ा सा वर्ल्ड न्यूज़ भी मैं पढ़ लेती थी. देर वर 3-4 पेजेस जिस पे एक्चुअली फोकस करना होता है. बाकी न्यूज़पेपर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सिटी की न्यूज़ क्या है या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है, इतना इम्पैक्ट नहीं करती है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और आपने बताया एडिटोरियल एंड फ्रंट पेज पे बेसिक जो न्यूज़. तो यही चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़पेपर में हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसको करने में एक्चुअली बहुत टाइम नहीं लगता और सब पे नोट्स भी नहीं बनाने होते. ये सब चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं. एंड में आपके मंथली करंट अफेयर्स में कंसोलिडेट होके आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें. बस अगर आप पढ़ते रहते तो कुछ चीज़ें ज़रूरी जो टॉपिक्स होते हैं, अगर वो नहीं भी आया इधर तो आपको पता रहता है कि ये करंट में चल रहा है और बाद में क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि इसको क्यों पूछ लिया. आई रिमेंबर वन स्पेसिफिक पॉइंट कि इस बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया था एंड पीपल लाइक इसको 15 नंबर में क्यों पूछ लिया है. बट आई स्पेसिफिकली रिमेंबर कि उस साल न्यूज़पेपर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रोल को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले ऑपिट्स आए थे एडिटोरियल में. तो when I saw that question, I knew कि this is related to whatever is happening in our country with respect to law making, with respect to changing our constitution. So he has a very important role to play. And ये जनरली किसी करंट अफेयर्स की बुक में कवर नहीं हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल. तो अगर आप ये पढ़ते रहते तो आपकी अवेयरनेस और आपका कंफर्ट लेवल बहुत मेंटेन रहता है पेपर के टाइम पे. आपको पता रहता है कि क्या क्या ऐसे पॉसिबल इश्यूज हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं. एग्जैक्टली. तो वो ओपिनियंस में ही आता था, उसके लिए कुछ और न्यूज़ नहीं आती थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ गलत कर दिया जी. या फिर अगर वो कुछ नहीं कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूज़. ऐसी चीज़ें आती रहती हैं. तो न्यूज़पेपर से इस तरीके की अवेयरनेस मेंटेन रहती है. तो आई वुड से कि न्यूज़पेपर रेफर करो, बट बहुत टाइम नहीं, 3-4 घंटे नहीं लगाने, 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपका कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर. तो इतना भी एफर्ट नहीं लगता है उसमें. आप कॉफ़ी पीते पीते, चाय पीते पीते कर सकते हैं. Hindu newspaper for prelims and mains, and when I was preparing for interview, then I was reading Indian Express, Times of India and Economic Times. लगता है कि prelims में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कम से कम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में इसने मुझे हेल्प किया था. जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो ऑलरेडी मैं 2 साल से, मतलब 1 साल मैंने पहले भी पढ़ रखा था और ये मेरा दूसरा साल था, तो इस हिसाब से 2 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड था. मैं ये कहूँगी कि समरी पढ़ना इनफ होता है. मैंने एक ही बार इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ा है, आई थिंक 2017 में. उसके बाद मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा बिकॉज आई रियलाइज्ड इतना रिटर्न है नहीं इसको पूरा पढ़ने का, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते. इतनी मोटी बुक आती है, कैसे रिवाइज करोगे. आप समरी पढ़ लो, उसके अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंस में यूज़ हो सकते हैं
तो उसके छोटे छोटे अपने नोट्स में ऐड कर लो। जनरली पॉइंट्स आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, एमएसएमईज पे, अभी आजकल के इकोनॉमिक सर्वे में यही सब चीज़ें आती हैं। तो आप उसको अपने ऑलरेडी बने नोट्स में 1-2 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डेटा ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। सेम विद बजट, टेक अ समरी जिसमें पूरा उसको स्ट्रक्चर करके दिया है किस सेक्शन के लिए क्या ऑफर्स हैं। जो नया है वो चीज़ें याद कर लीजिए, पुरानी चीज़ों पे वैसे ही जो स्कीम्स चल रही हैं उस पर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो नई चीज़ें ही आपको पढ़नी है। तो इन सब चीज़ों पे इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर दिस। आई वुड से प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए। इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूस प्रिपरेशन। ये प्रॉब्लम तब आती है कि मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा हूँ जब बच्चों ने मेंस का सिलेबस प्रॉपरली स्टडी नहीं किया होता। अगर आप टॉपिक्स देखिए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए, तो बहुत सारा उसका पार्ट आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ही कवर हो रहा है। आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, मेंस में भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉलिटी का, आप पेपर 2 का सिलेबस देखिए, GS2 का, स्टार्टिंग के पॉलिटी के 10-12 टॉपिक्स वही हैं जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं। तो आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो ही रही है। सेम गोज विद मॉडर्न हिस्ट्री, सेम गोज विद कल्चर, सेम गोज विद जियोग्राफी, दैट इज कम्प्लीटली पेपर 1, आप प्रीलिम्स के टाइम ही पढ़ रहे हो। तो आपकी तैयारी तो इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि मेंस का बहुत सारा सिलेबस आपका उधर कवर हो जाता है। आपको मेंस के लिए बस करंट अफेयर्स को इन स्टैटिक टॉपिक से रिलेट करना आना चाहिए, आप उस आंसर में कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जब मैं शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ तो मेरे शॉर्ट नोट्स मोस्टली स्टैटिक हैं, बस उसमें मैं करंट के 1-2 स्कीम्स ऐड कर लूँगी। अगर इकोनॉमी का पेपर है, अगर पॉलिटी का पेपर है, तो 1-2 करंट के इश्यूज़ कि यहाँ पे अगर कोई गवर्नर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो आपने पढ़ ही रखा है गवर्नर के बारे में, एज एन एग्जाम्पल उसको नोट कर लीजिए। कोई जजमेंट आया, एज एन एग्जाम्पल उसको नोट कर लीजिए। तो एग्जैक्टली आपको करना वही है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, बस आपको लिखना और स्ट्रक्चर करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेंस के लिए। तो जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड से कि स्टार्टिंग के अराउंड 6 to 7 मंथ्स उनको सब कुछ एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो बस प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के बस 2 से 2.5 महीना पहले दे शुड डिवोट देयर टाइम्स टू प्रीलिम्स, जब उसमें उनको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, नोट मेकिंग मैंने बस मेंस के टॉपिक्स के लिए की थी, प्रीलिम्स के लिए कोई नोट मेकिंग नहीं थी। तो उसमें मेरे बुक्स और करंट अफेयर्स का जो मेरा लिमिटेड मटेरियल है, मैं डायरेक्टली उसी से पढ़ती थी। और जब मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे, डेफिनेटली मैंने फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाए थे, मैंने सेकंड रीडिंग में किए थे। फर्स्ट रीडिंग में मैं बस मोस्टली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए होता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में लिखने से ज़्यादा आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको लिख कर आता है आप वैसे कर लीजिए, वो सबका अपना अलग तरीका होता है। पर मेरी फर्स्ट रीडिंग तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होती थी। फिर सेकेंड रीडिंग में मेरे पास और क्लैरिटी होती थी, क्योंकि अब मैं सिलेबस भी देख रही हूँ एक टाइम पे कि क्या क्या पढ़ना है, किसके नोट्स बनाने हैं, और एट द सेम टाइम मुझे पता है कि इस बुक में क्या क्या दिया है। तो फिर नोट बनाते टाइम सेकेंड टाइम मैं सिलेबस सामने रख के टॉपिक लिख के ज़रूरी चीज़ें उस पर से नोट डाउन करती थी जी। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। और फिर फाइनल रिवीजन जो मेरा 3rd या 4th रिवीजन होता था, वो मेरा कम्प्लीटली नोट से होता था। टेस्ट सीरीज का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ लाइक अ नेट प्रैक्टिस बिफोर यू गो फॉर द फाइनल मैच। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन लाइक एवरीवन डज। सारे टॉपर्स की जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी देखी है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं की है। वो करना ही पड़ता है, आपको 3 घंटे बैठ के आंसर लिखना पड़ता है, आपको उसमें रिफॉर्म लाना पड़ता है। You have to go for time management, you have to structure your answers properly, you have to build that kind of thought process ki you are able to identify by looking at the question what are the areas that I need to address for a good answer. So this comes from a lot of practice, and test series offers you a good platform for that. So for both my mains attempts, I had referred to test series. For 2018, I had joined a test series where I got my answers evaluated and all, but in 2019 attempt, I did it by myself. I just got the questions and I used to write answers on my own for the practice. Second चीज़ ये है कि I think जो अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, they give you good questions which are related to current events.
तो आप उस तरीके के थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और फिर आपका मोमेंटम प्रिपरेशन का भी मेंटेन रहता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज। आपको आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, आप देख पाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं विज़-अ-वी अदर स्टूडेंट्स और आपको कितना इम्प्रूव करना है, आपको इनपुट्स मिलते हैं जिससे आप अपना आंसर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस है प्रिपरेशन का नॉर्मल। टेस्ट सीरीज़ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो सारे खाते बंद कर दिए थे सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे मैंने। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। बहुत सारे दो ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जो विच क्लेम टू बी एजुकेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल कोरा है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गए हैं, व्हाट्सएप भी है। तो इसको भी स्टूडेंट्स बहुत यूज़ करते हैं। देन अगेन ओवर यूज़ ऑफ दीज चैनल्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। It is not going to be beneficial if you overdo something which is not important for this examination. If you're going to overdo something, do with revision and practice. That is what I would suggest. और social media से जितना दूर रहें उतना ही better है, क्योंकि वैसे भी आप सिलेबस में भी जब सोशल मीडिया के बारे में पढ़ते हैं आपको तब भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजलेस कंटेंट है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको बहुत ही फोकस्ड रहना है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है। तो आपको अपने आंसर्स में या अपने थॉट प्रोसेस में ऐसे ओपिनियंस इंक्लूड करने हैं विच इज़ ऑफ द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपको बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें भी नहीं चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रखना ही बेटर है। ऑलरेडी एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी होती है, फिर ये सब चीज़ें देखकर आप अपने आप को, मुझे लगता है कि आप अपने आप को अननेसेसरीली ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उससे जितना दूर रह सके बेटर है। आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप यूज़ करिए, बट डोंट ओवरडू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे लिए तो मेरी टीवी सीरीज़ थी, वो मैं देखती थी रेगुलरली, फ्रेंड्स। और अच्छा। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ रहते थे। अच्छा। तो ये टीवी सीरीज़ और मेरे रियल फ्रेंड्स का बहुत ही अच्छा बैलेंस था मेरी लाइफ में, आई वुड से। और अब जब आपने ये स्ट्रेस और एंजाइटी वाली बात करी, तो ये एक्चुअली मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करी थी अपने थर्ड अटेम्प्ट में, 2019 वाले अटेम्प्ट में, बिकॉज आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ प्रेशर अपॉन माई सेल्फ कि मुझे जीएस में इतना इम्प्रूव करना है, एसए में इतना इम्प्रूव करना है। और फिर जब मैं करती थी तो मुझे दिख नहीं रहा था रिजल्ट्स उसके, मेरे हिस्से में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे टेस्ट सीरीज़ में। तो आई वॉज डिस्करेज्ड कि ये नहीं हो पा रहा जो मैं करना चाहती थी। तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था उस टाइम पे। आई स्टार्टेड विद मेडिटेटिंग एवरी डे फॉर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। तो वो एक थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया विच आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इवन बिफोर द इंटरव्यू इस साल के। वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था, कोविड का टाइम था, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे अकेली ही थी। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप होता गया मेरा मेडिटेशन का प्रैक्टिस। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्टैंड अप वीडियोस, फ़नी वीडियोस, ये सब देख के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती थी। आई यूज़ टू गो फॉर वॉक्स जब भी ऐसे स्ट्रेसफुल पीरियड्स होते थे। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है, अपनी हॉबीज़ होती हैं। बहुत लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उससे जाके अपना स्ट्रेस बस्ट करते हैं। सबका अपना एक तरीका होता है, स्टिक टू दैट। एंड फिर जब इंटरव्यू की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, तो यहाँ पर पैनल में 5 लोग बैठे होते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में अपनी नॉलेज डेवलप कर ली है, आपने मेंस में अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, अब बस इंटरव्यू में आपको उसी को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा मिरर के सामने एवरीडे कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट में प्रैक्टिस करती थी कि कोई भी क्वेश्चन आया मैं उसको कैसे बोलूँगी, मैं उसको किस तरीके से डिवाइड करूँगी अलग अलग डायमेंशंस में। ये तो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। उसके साथ ही साथ मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे जिसमें वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि 5 मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब ये स्किल आप में डेवलप हो जाती है कि आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सके 5 लोगों के साथ, तो एनीवेज आपका इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। दूसरी चीज होती है इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज। तो जब मैं मैंने 2018 का अटेम्प्ट लिया था, उस टाइम पे मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, पर 2019 के लिए मुझे काफी सारा टाइम मिल गया था।
इसमें मैंने 3 न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़े थे, जो कि मेरे बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे, उसके अलावा मैंने जनरल स्टडीज़ का अपना पूरा मटेरियल जो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा था, उसको मैंने कम से कम एक बार देख लिया था कि हर इश्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर इसमें से कोई भी इश्यू किसी भी मेंबर ने पूछ लिया, तो उस पे मुझे नॉलेज होनी चाहिए और ये मेरी स्ट्रैटेजी काम आई थी, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में मुझसे एक मेंबर ने फिजिक्स पे कम से कम 15 क्वेश्चन किए थे और ये अच्छा हुआ था कि मैंने फिजिक्स की चीजें इंटरव्यू के पहले पढ़ रखी थी और वो मेरा डिस्कशन जो सर से हुआ था वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल मुझे लगा था एंड आई थिंक उसका मुझे बेनिफिट हुआ होगा। तो इस हिसाब से हर स्टूडेंट को अपना बैकग्राउंड पूरी तरीके से पता होना चाहिए। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ, कि आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा रिजल्ट से ज़्यादा। आप ये मत सोचिए कि मेरी ये रैंक आ जाएगी, क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसको कोई इसके कोई सपने नहीं देख सकता कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी या मेरी ये रैंक आ जाएगी। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, आपको हर दिन ग्रो करना है, कल से आज आपको बेटर बनना है। दैट वॉज माई जर्नी एंड मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि आपको इन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा। और फिर एट द एंड मैं यही डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसे मत फॉलो करिए जैसे मैंने बोला था। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, उनके साथ सीखा है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए और फिर उसी के ऊपर लगे रहिए पूरी डेडिकेशन के साथ। तब आपको कोई कुछ भी बोले, आपको बस उसी पे काम करना है एंड दैट विल लीड यू टू सक्सेस।